गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जो लास्ट यूनिट है पेपर फर्स्ट की ट्रांजिशन टू क्वांटम मैकेनिक्स, उसका सेकेंड पार्ट है। उसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करना चाहते हैं। हालांकि आपको मैं पहले कई बार लगातार कहता रहा हूँ कि आपकी बुक में जो पीछे जो भी हमने बुक बताई हुई है, जेपी अग्रवाल द्वारा लिखित बुक, उस बुक से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती क्वेश्चंस की तो उनको आप अगर डिमांड करेंगे तो मैं उन क्वेश्चंस को कराऊंगा। फ़िलहाल जो क्वेश्चंस हमने फ्रेम करे हैं वो जेपी अग्रवाल और बाइजर की जो मॉडर्न फिजिक्स वाली बुक है उससे समरी के आधार पर हमने फ्रेम करे हैं क्वेश्चंस। उन्हीं क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला ही क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को आप बोर्ड पे देखिए, मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। 2 or more phase points cannot possibly occupy the same phase cell। आप स्टेटमेंट को एक बार फिर रिपीट करके सुनिए। 2 or more phase points cannot possibly occupy the same phase cell. This led to the recognition of number 1 MB statistics, number 2 B ऑप्शन में है बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स, सी ऑप्शन में है फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स और डी में है नन ऑफ दीज। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अगर उस समय आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो अब ध्यान दीजिए कि एक तरीके से ये आपका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो आप ऑर्बिटल्स को भरने में अब तक पढ़े हैं कि सबकी क्वांटम स्टेट एक जैसी नहीं होती है डिफरेंट ऑर्बिटल्स में। तो अब ये मॉडिफाइड वर्जन है फॉर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, वही मॉडिफाइड वर्जन ऑफ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये लिखा हुआ है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो दोबारा ध्यान दीजिए। 2 or more phase points cannot possibly occupy the same phase cell. This is statement of पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल किस में लगता है? फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स में, फर्मियान्स के लिए इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर जानते हैं। तो इसका सही आंसर है फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 पे। पहले पढ़ते हैं और फिर इसको समझते हैं। Using classical concepts, many difficulties were encountered in explaining the phenomena। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। लगातार हम लोग क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स पढ़ते आए हैं और उसका जो आउटकम है वो है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। किसके लिए एप्लीकेबल है ये भी आप अब तक जान चुके होंगे, गैस मॉलिक्यूल्स के लिए। अब जो एटॉमिक लेवल पर पार्टिकल्स को जिनको हम कंसीडर करना चाहते हैं या करते रहे हैं, वहाँ पे ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स लागू नहीं हो पाती। हालांकि पार्टिकल्स तीनों ही स्टैटिस्टिक्स में एक तरीके से समान टाइप के हैं, आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं। लेकिन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स में हम लोग डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स कंसीडर करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में, चाहे फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स हो चाहे क्वांटम स्टैटिस्टिक्स हो, दोनों में ही हम लगातार ऐसी स्टैटिस्टिक्स यूज करते रहे हैं जिसमें पार्टिकल्स को हम इनडिस्टिंग्विशेबल कंसीडर करते हैं। अब पार्टिकल्स अगर इनडिस्टिंग्विशेबल हैं तो वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो जिनकी इंटीग्रल स्पिन है वो बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। जो हाफ इंटीग्रल स्पिन वाले पार्टिकल्स हैं वो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं।
मैं रिवाइज करने के आधार के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीज़ रिमाइंड करवा रहा था। हालांकि क्वेश्चन ये डिफरेंट है। हमने बहुत सारे घटनाक्रम सुने हैं जिसमें स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स जो है क्लासिकल मैकेनिक्स के आधार पर नहीं समझाई जा सकती थी। स्पेसिफिक हीट्स ऑफ सॉलिड्स एट लो टेम्परेचर ये भी नहीं समझाई जा सकती थी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी हम नहीं समझा सकते थे। कॉम्पटन इफेक्ट को भी नहीं समझा सकते थे। तो यूजिंग क्लासिकल कंसेप्ट्स मेनी डिफिकल्टीज वर इनकाउंटर्ड इन एक्सप्लेनिंग द फिनोमेनन। अब ये जो जितने भी हमने लिखे हुए हैं, हमने 4 फिनोमेनन को इसमें दिखाया है। स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स, दूसरा स्पेसिफिक हीट्स ऑफ सॉलिड्स एट लो टेम्परेचर, और तीसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, चौथा हमने कॉम्पटन स्कैटरिंग इसी के साथ अटैच कर दिया है। ये चारों का एक्सप्लेनेशन क्लासिकल कंसेप्ट्स के से नहीं हो पा रहा था, डिफिकल्टीज आ रही थी। इसी को हमने समराइज करके क्वेश्चन बनाया, और इसमें जो 4th ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, इसी को हमें टिक करना है। सिर्फ स्टेबिलिटी ऑफ एटम में ही दिक्कत नहीं थी, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स एट लो टेम्परेचर में ही दिक्कत नहीं थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में भी दिक्कत थी, कॉम्पटन स्कैटरिंग को भी दिक्कत थी। हालांकि और भी घटनाक्रम हैं जैसे कि रेडिएशन। इस रेडिएशन को भी हम लोग, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को भी नहीं समझा पाते हैं यूजिंग क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स। डिफिकल्टीज आ रही थी। मैं जरा चौक यहाँ कहीं गिर गई है, उसको मैं डालने जा रहा था। तो अब मैं जो तीसरा क्वेश्चन है उसको आपके सामने रखने जा रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन है प्रेजेंस ऑफ मैटर वेव्स इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर स्मॉल पार्टिकल्स मूविंग फास्ट हैज बीन वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली। मैं क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ इस स्टेटमेंट को समझाने से पहले आपको ले जाना चाहूँगा कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है, वो है कि पार्टिकल्स जो एटॉमिक मैग्नीट्यूड के होते हैं, मोशन में होते हैं, वो पार्टिकल के साथ साथ उनके साथ वेव भी एसोसिएटेड होती है। एक्चुअली उनके साथ वेव पैकेट्स होते हैं एसोसिएटेड। और डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फार्मूला भी आपने पढ़ा, उसकी एनर्जी का फार्मूला भी पढ़ा, क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी आपने पढ़ा। जब इलेक्ट्रॉन्स का एक्सप्लेनेशन हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स को लेके एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी हुए। आप अच्छे तरीके से जानते हैं डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, जीपी थॉम्सन एक्सपेरिमेंट। जब ये प्रूव हो गई डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, उन्होंने तो थ्योरेटिकली प्रेडिक्ट करी थी, जब वो प्रूव हो गई तो उसके बाद ही एडवांस डिवाइसेस बनी। तो उस पर आधारित मैंने क्वेश्चन तो पढ़ ही दिया है, उसके ऑप्शन में लिख रहा हूँ। पहले मतलब क्वेश्चन नहीं, मतलब लिखूंगा, एक बार दोबारा फिर सुन लीजिए। The presence of matter waves in case of electrons and other small particles moving fast has been verified experimentally and has led to the construction of a optical microscope। माने इस डिस्कवरी से क्या इलेक्ट्रॉन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप बनाया गया, ये क्वेश्चन पूछने का मतलब है। बी में है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और सी में हमने लिखा है बोथ ए एंड बी, और सी में लिखा है नन ऑफ द एबव। अब आप अच्छे से जानते हैं कि जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है वो बहुत पहले बना हुआ है। ऑप्टिक्स में बहुत पुराने समय से काम होता आया है, इसकी डिस्कवरी बाद में नहीं हुई। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन वेव्स यूज होती हैं और इसमें डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस
के बाद ही ये वेव कैरेक्टर होता है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के अराउंड या नहीं, इसी को वेरीफाई करने के लिए एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट्स करते हुए एक्सपेरिमेंट्स करे गए। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का सिद्धांत ही यही है। तो इसको आप समझ लीजिए कि मैटर वेव्स की प्रेजेंस को एक्सपेरिमेंटली जानने के बाद ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, जस्ट मैंने समरी बनाई है आपके बुक से, वही क्वेश्चंस हैं। अब मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है पार्टिकल इन ए बॉक्स। द इक्वेशन गिविंग the allowed values or eigenvalues of energy for one dimensional box इज। और ये मान लीजिए कि सिंबल्स के यूजुअल मीनिंग्स हैं, 4 ऑप्शन हैं, आप इनको रट लीजिएगा। क्वेश्चन देने का मेरा पर्पज ये है, हमने En इक्वल टू लिखा m² h²/2ml²। दूसरा हमने ऑप्शन लिख दिया En इक्वल टू m² h²/8ml²। इसी तरीके से हमने किसी में 4 लगा दिया, किसी में कुछ और लगा दिया, आगे ऊपर लगा दिया, कुछ हमने गलत शरत लिखी है। सही आंसर ये है। हालांकि ये ध्यान रहे कि इस बुक के हिसाब से हमने ये दे दिया। कभी कभी ये एनर्जी आइगन वैल्यूज क्वेश्चन में डिफरेंट होके क्या हो जाता है, h/2π की वैल्यू निकालते हैं, तो n² π² h×2ml² ये भी वैल्यू हो सकती है। h× हमने पता है h/2π होता है, तो हमने यहाँ 4π² से 2 हटा दिया है, लेकिन π² यहाँ आ गया तो हमने यहाँ से हमने यूज़ किया है, तो उसके बदले में कंपनसेट करने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये भी सही है, ये भी सही, सेम चीज़ है। ये एनर्जी आइगन वैल्यू इन टर्म्स ऑफ H है, ये एनर्जी आइगन वैल्यू इन टर्म्स ऑफ H× है। हमने क्वेश्चन H के टर्म्स में बनाया, हो सकता है एग्जामिनेशन में H× के टर्म्स में आए, इसलिए मैंने दोनों ही फॉर्म आपको रखने के लिए कहा है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। अब हमने लोगों ने बॉक्स का एक क्वेश्चन समरी के रूप में लिया है, अब हम लेने जा रहे हैं 5 को हार्मोनिक ऑसिलेटर का। नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन फॉर ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, सॉरी वन डायमेंशनल बॉक्स का फिर क्वेश्चन दे रहा हूं। नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन से संबंधित है, मैं लिखूंगा नहीं टाइम बचाने के लिए। विद सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग इज गिवन बाय नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। बस नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन हमें आपको पहचानना है। वेव फंक्शन फॉर ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल, or a particle in one dimensional box। क्या होगा, इसमें मैं सही वाला लेके दे रहा हूँ और गलत वाले में कुछ वेरिएशन हो जाते हैं। अब आप इतने स्मार्ट हो चुके हैं, सही वाला आप ये पहचान लीजिए। हमने यहाँ पे बी में लिखा हुआ है sin nx इक्वल टू u2/n, आपने पढ़ा होगा। साइन
n पाई x अपॉन l। ये जो सही वाला आंसर लिख दिया है। अब गलत वाले में हमने क्या किया है, इस वाले में बस इस जगह पे कहीं 1/l कर दिया है, कहीं पे हमने कुछ यहाँ पे चेंज कर दिया है, l की जगह 2l लगा दिया है, कहीं पे इसमें चेंज कर दिया है। तो आप सही वैल्यू आप रख लीजिए और आपको ऑप्शन ढूंढने में आसानी होगी। हमने नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन को चुना कि क्या होता है क्वेश्चन नंबर 5 में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देने जा रहे हैं। इन बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये हमने वाइजर से लिया है, अलग स्टेटमेंट है, पहचानने की बस आपको स्मार्टनेस डेवलप करनी है, बुक से वही सेम चीज़ को अलग अलग अंदाज में पहचानना है। पहली चीज, ऑल क्वांटम स्टेट्स are assumed to have equal a priori probabilities। मैं आपको बता दूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाइजर में नहीं दिए हैं, हमारे पास जो कॉपी है हमने उसी की थ्योरी से इसको फॉर्मुलेट किया कि वो स्टैटिस्टिक्स के बारे में क्या क्या इनकी स्टेटमेंट्स हैं, क्या क्या फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स को हमने यहाँ पे लिखने की कोशिश करी। एक्चुअली जब भी आप कॉम्पिटिशन्स में, चाहे वो जैम में जाएंगे, जैम का एग्ज़ाम देने, चाहे पीसीएस आईएएस में जाएंगे, इसी तरीके से क्वेश्चंस को फ्रेम करा जाता है। दूसरी बात, प्रायोरी प्रोबेबिलिटीज, दूसरा है GI रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ स्टेट्स that have the same energy। आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो इन सब बातों का मतलब आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। इसलिए क्वेश्चन हमने सुना, ईच क्वांटम स्टेट corresponds to a cell in phase space। डी में हमने लिखा है all of the above। बहुत बारीक से आप बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये पॉइंट नहीं लिखते हैं नॉर्मल बुक्स में। पोस्टुलेट ऑफ इक्वल ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ा है क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में, लेकिन इसका इस्तेमाल क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में किस ढंग से किया गया है ये आप देख लीजिए। ऑल क्वांटम स्टेट्स आर एज्यूम्ड टू हैव इक्वल ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। जो भी, मतलब क्लासिकल के बजाय यहाँ क्वांटम स्टेट्स आ गई हैं, तो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में भी पोस्टुलेट ऑफ इक्वल ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी लगता है, ऐसा हमने उसमें देखा है। तो ये सही है ऑप्शन, बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स से संबंधित। दूसरा पॉइंट लिखा है GI रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ स्टेट्स दैट हैव द सेम एनर्जी। माने आप GI को स्टैटिस्टिकल वेट के रूप में जानते हैं, सब लेवल के रूप में जानते हैं, लेकिन एक लेवल, एक इसकी रूप ये भी याद कर लीजिए कि सेम एनर्जी वाली जो स्टेट्स हैं
वो GI होती। ये नोटेशन यूज किया गया है। तो ये भी बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स के लिए सही है। और जो तीसरा है, ईच क्वांटम स्टेट्स करस्पॉन्डिंग टू ए सेल इन फेज स्पेस। तो जो फेज स्पेस में जो सेल हम लोग एज्यूम करके बनाते हैं, एक सेल को ही क्वांटम स्टेट रिप्रेजेंट करती है। ये बात भी सही है। डिस्कशन टाइम पर हम लोगों ने खूब अच्छे से समझने की कोशिश की थी, लेकिन नए अंदाज में आप बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स से संबंधित जान लीजिए। हमने और जो आपके पीछे क्वेश्चंस दिए हैं कि इनका फॉर्मूला बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स का ये फाइनली डिराइव होके आता है, फर्मी-डिराक का ये आता है, मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स का ये आता है। मैं इसको रिवाइज इसलिए ज़रूरी नहीं समझता कि आप तो कर ही लेते हैं, इस टाइप की समरी बना लेते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है, क्योंकि तीनों बातें बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड सही हैं। ऑल ऑफ दी अबव जो लिखा हुआ है यही इसका सही आंसर होगा। अब लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो लेक्चर में हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। आज हमने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रखे, 2 हिस्सों में बांट दिया है। नेक्स्ट वाले में भी ऐसा ही कम क्वेश्चन रखेंगे। जो हमने 7th क्वेश्चन सेलेक्ट किया है वो भी थ्योरेटिकल है। आपने 2 टाइप की क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी हैं, एक ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स और एक एडवांस्ड क्वांटम मैकेनिक्स। ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से जो एनर्जी का फॉर्मूला, चाहे वो प्लांक की हाइपोथेसिस से निकल के आया हो, चाहे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से निकल के आया हो, वो होता है En = mh²। यह आपने पढ़ा। लेकिन जब आपने वेव मैकेनिक्स बाद में पढ़ी, वेव मैकेनिक्स ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से है और वेव मैकेनिक्स के हिसाब से जो डेवलप करी गई है, उसके हिसाब से जो आपने पढ़ा हार्मोनिक ऑसिलेटर से संबंधित, En = एनर्जी आइगन वैल्यू आपने निकाली है n + 12h²। तो मैं लिखूंगा नहीं, क्वेश्चन लंबा चौड़ा है इसलिए नहीं हम लिख रहे हैं। द एनर्जी ऑफ nth लेवल ऑफ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये ध्यान रहे लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। इन ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स इज En = this, whereas in wave mechanics is En = n + 12h²। 10 पहला ऑप्शन हमने लिखा है, 4 ऑप्शन है A, B, C, D। मैं सिर्फ पढ़ के सुनाता हूँ। ए में लिखा हुआ है, all the equally spaced energy levels are shifted upwards by ½ h²। मतलब अगर n = यहाँ पे 0 रख देते हैं तो ये ½ h² निकल के आती है E0, और इसी को आप ½ h² कहते हैं। अब आप जानते हैं कि पहली जो 0 पॉइंट एनर्जी है ½ h² आती है, और उसके बाद 3/2 h² आती है, 5/2 h² आती है। तो आप देखिए इनका जो सेपरेशन है वो h² है। इसके क्वेश्चन इसको एक अंदाज में समझने की कोशिश की, 3/2 h² - 1/2 h² = h², 5/2 h² - 3/2 h² is 1 h²। तो ये जो कहने का मतलब है कि हमारी ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से 0 पर 0 आता, पहले वाले पे h² आता, तीसरे वाले पर 2h² आता। यहाँ भी इक्वली स्पेस है, लेकिन 0 पॉइंट एनर्जी 0 है, 0 के बजाय यहाँ पे 0 पॉइंट एनर्जी ½ h² है। तो जहाँ 0 से थोड़ा सा अप हो गया, सिर्फ ½ h², वही बात लिखी है। ऑल दी इक्वली स्पेस्ड, पहले भी इक्वली स्पेस्ड था, अब भी इक्वली स्पेस्ड है। ऑल दी इक्वली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स आर शिफ्टेड अपवर्ड्स बाय ½ h²। दूसरा पॉइंट सुन लीजिए, ऑल दी इक्वली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स आर शिफ्टेड अपवर्ड्स बाय एन अमाउंट इक्वल टू ½ ऑफ द सेपरेशन ऑफ द एनर्जी लेवल। जो सेपरेशन एनर्जी लेवल का है h², और 0 पॉइंट एनर्जी है ½ h²। तो ये शिफ्टिंग कितनी हुई, जो स्पेसिंग थी 2 एनर्जी लेवल के बीच में, जो गैप था या डिफरेंस था, उसके आधे से शिफ्ट हुआ है। ये पॉइंट लिखा गया है बी ऑप्शन में।
लेकिन पहली बात भी सही है, दूसरी बात भी सही है। तीसरे में लिखा है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स इंडिकेट दैट द ऑसिलेशंस ऑफ द एटम इन द क्रिस्टल्स डज नॉट स्टॉप इवन एट एब्सोल्यूट जीरो। जो फाइनल जो बात आई इसमें कि 0 पॉइंट एनर्जी का मतलब है कि एब्सोल्यूट जीरो पे भी एनर्जी लेवल एग्जिस्ट कर रहा है। 0 पॉइंट एनर्जी है, इसका मतलब है उसके ऑसिलेशंस खत्म नहीं होते हैं। ये वेव मैकेनिक्स का आउटकम है। और वही सी ऑप्शन में लिखा है कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, जब ये तो हमने थ्योरेटिकल निकाल लिया, एक्सपेरिमेंटली भी ये देखा गया है कि इसका इंडिकेशन मिल रहा है दैट द ऑसिलेशंस ऑफ द एटम इन द क्रिस्टल्स डज नॉट स्टॉप इवन एट एब्सोल्यूट जीरो। ये फैक्ट आप समझ जाइए। और लास्ट में लिखा ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट। तो इसका भी ऑल ऑफ द एबव, जो 3 हमने आपके सामने ऑप्शन रखे थे, वो तीनों ही बातें सही सही लिखी थी। मैंने उनको टुकड़ों में कह दिया था, इसका ऑप्शन डी सही है। मैं यहीं पे इसको ख़त्म करता हूँ। आगे वाले वीडियो में ऐसे ही 7-8 प्रॉब्लम आपके सामने रखूँगा और आपको मैं सुझाव दूंगा कि आप ध्यान से सब्जेक्ट को समझने की भी कोशिश करिए, कॉम्पिटिशन्स में आपके काम आएगी। इन्हीं बातों के साथ मैं आज का लेक्चर ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।